मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को नमस्कार, यथोचित अभिवादन। रात के 9:30 बज चुके हैं और मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी दिन भर की खबरों और उनके विश्लेषण के साथ हाजिर हूं। और आज बहुत ढेर सारी खबरें हैं, बड़ी महत्वपूर्ण खबरें हैं। भारतीय वायुसेना प्रमुख ने सीधे तौर पर चीन और पाकिस्तान को बहुत करारा जवाब दिया है, जिसको कहते हैं कि इतने स्पष्ट तरीके से शायद ही कभी भारत की तरफ से चीन को यह कहा गया हो कि देखिए गलती मत कीजिएगा, वरना उसका परिणाम आपको बहुत बुरा हो सकता है। बिहार चुनाव शुरू हो गया है, वहां राजनीतिक हत्याएं भी शुरू हो गई हैं, इसकी भी बात करेंगे। बंगाल में भी राजनीतिक हत्याएं लगातार हो रही हैं, इसकी भी बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में क्या कुछ हो रहा है हाथरस में, वो बताएंगे। राजस्थान में भी प्रदर्शन शुरू हो गए हैं, वो भी बताएंगे। इसके अलावा अलग अलग राज्यों में क्या स्थितियां हैं, उन सब की चर्चा करेंगे। राहुल गांधी के किसान आंदोलन की बात करेंगे, चाइनीज वायरस की भी बात करेंगे, क्या अच्छा है क्या बुरा, वो सब बताएंगे। और इसके अलावा 2 वीडियो इन्हीं खबरों के बीच में होंगे और उससे आप समझेंगे कि भारतीय राजनीति में कोई नेता गंभीरता से क्यों लिया जाता है और किसी नेता की विश्वसनीयता या उस नेता की पार्टी की विश्वसनीयता क्यों खत्म होती जाती है। शुरुआत हम करते हैं आज बिहार विधानसभा चुनाव से। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के अनुसूचित मोर्चे के सचिव रहे दलित नेता की हत्या हो गई है। 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, जिसमें बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, तेज प्रताप, अनिल कुमार साधु और ऐसे 6 नाम हैं उसमें। और उन 6 नामों में अनिल साधु, कालो पासवान, सुनीता देवी, मनोज पासवान, ये सारे नाम हैं जो विशाल शर्मा, ये पूर्णिया के एसपी हैं, इन्होंने बताया है। और उन्होंने कहा है कि पूरी जांच चल रही है, जांच के आधार पर जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और जो राजद के अनुसूचित मोर्चे का जो दलित नेता मारा गया है, उसकी पत्नी ने तेजस्वी यादव के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। अब बिहार का चुनाव शुरू हुआ और चुनाव के साथ राजनीतिक हत्याएं शुरू हो गई, तो इससे समझ में आता है कि ये कौन सी कुसंस्कृति बिहार में पनपी है, पली बढ़ी है। और इसका असर चुनावों पर देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि अक्सर मैं कहता हूं कि बहुत वो आदर्श स्थिति हो जाए कि हम में से किसी को कोई जाति की बात न करनी पड़े। लेकिन जब अलग अलग समय पर जातियों में बांटकर सारी चर्चाएं विमर्श होता है, तो स्पष्टता के साथ जाति की बात हो तो ज्यादा अच्छा है। और एक दलित नेता की हत्या होती है, उन्हीं की पार्टी का दलित नेता है तेजस्वी यादव की पार्टी का, और उसने कहा कि जाति सूचक गालियां देकर 50 लाख रुपए की डिमांड थी, और ये जाति सूचक गालियों के साथ मुझे तेजस्वी यादव ने भगा दिया। अब बिहार में इसका कितना असर होगा वो हम देखेंगे, लेकिन बिहार में जो गठजोड़ है वो कोई पूरी तरह से गठजोड़ नहीं बन पाया है, न तो महागठबंधन न एनडीए। चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव को भी शुभकामनाएं दे दी हैं, यानी राजनीतिक जो रस्साकशी है, तौलना, संतुलन साधना, वो शुरू हो गया है। और उन्होंने कहा कि तेजस्वी छोटे भाई की तरह है और अच्छा हो कि जनता के पास बहुत विकल्प हो, तो बिहार की जनता के पास विकल्प हो गए हैं। और उन्होंने कहा कि ये जो हमारा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभियान से प्रेरित है। तो ये बात बहुत स्पष्ट तौर पर दिख रही है कि चिराग पासवान को ये अनुमान है कि नरेंद्र मोदी की जो ब्रांड वैल्यू है उससे उन्हें नहीं टकराना, वो सिर्फ नीतीश कुमार से टकराना है। जेडीयू पूछ रहा है कि आप बताइए तो कि कौन सा आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है। आप कह रहे हैं कि वैचारिक मतभेद है। अब वैचारिक क्या है रामविलास पासवान और चिराग पासवान की पार्टी में, तो मुझे भी नहीं समझ में आता। स्पष्ट तौर पर उनको कहना चाहिए कि मुख्यमंत्री के तौर पर हम नीतीश कुमार को नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं। और उसमें उन्होंने कहा भी है कि जो हमने सोचा था, जो आइडिया ऑफ डेवलपमेंट, वो नहीं कर पाए नीतीश कुमार। तो कुल मिलाकर रास्ते अलग हो गए हैं। और चिराग पासवान ने कहा कि अगर मुझे आसान रास्ता चुनना होता तो मैं इस गठबंधन के साथ रहता। और ये सच भी है, क्योंकि जितनी भी सीटें मिलती उसको जीतने की गारंटी होती। लोकसभा चुनाव में हमने ये देखा था। और वो बार बार ये कह रहे हैं कि बिहार का जो खोया हुआ गौरव है उसको वापस लाना है। अभी तक लेफ्ट पार्टियों को छोड़कर कोई भी अपने प्रत्याशी घोषित नहीं कर सका है। हो सकता है कि आप लोग जब ये देखें या उसके तुरंत बाद किसी समय सूची आनी शुरू हो जाए। भाजपा में कल से मंथन चल रहा है, अभी तक लिस्ट नहीं आ पाई थी। हो सकता है कि आ जाए, क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं बुलेटिन, तो हो सकता है कि उस वक्त आ जाए। बंगाल में भी ऐसी ही हत्या की संस्कृति चल रही है। राजनीतिक संस्कृति क्या कहेंगे, कुसंस्कृति कहेंगे। और उस कुसंस्कृति में जो
अर्जुन सिंह हैं जो टीएमसी के नेता आए थे, सांसद हैं, अभी बहुत ताकतवर सांसद हैं, उनके ऊपर चुनाव के समय में भी हमला हुआ था, वो एक समय ममता बनर्जी के बहुत नजदीकी थे, अब भाजपा में आ गए हैं। तो तृणमूल कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं हो रहा और कई बार ये देखा गया है कि जो तृणमूल कांग्रेस से भाजपा में आए उन नेताओं के या उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों की हत्याएं हुई। एक नेता आपने देखा था कि मार्केट में उन्होंने आत्महत्या कर ली थी, अजीब तरह की आत्महत्या थी, उसका भी कुछ पता नहीं चला। और मोटा मोटा अनुमान एक जो भारतीय जनता पार्टी देती है, 110 भाजपा कार्यकर्ताओं की राजनीतिक हत्या बंगाल में हो चुकी है। यानी बंगाल जो वामपंथी हिंसा के लिए जाना जाता था, वो तृणमूल कांग्रेस के राज में राजनीतिक हत्याओं के चराल में राज्यपाल भी लगातार दखल देते रहते हैं और कई बार तो वो बहुत अप्रिय स्थिति हो जाती है। लेकिन आप सोचिए कि इस तरह से राजनीतिक हत्याएं हो रही हैं और जो वहां के राज्यपाल हैं बंगाल के जगदीप धनखड़, उन्होंने जो प्रमुख सचिव, उन्होंने उनको भी बुलाया था मुख्य सचिव को, और उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक हत्याएं जो हो रही हैं इस पर ध्यान देना चाहिए, इसको रोकना चाहिए। जो पॉलिटिकल वायलेंस और टारगेटेड किलिंग है, जो कैलाश विजयवर्गीय भाजपा के प्रभारी हैं पश्चिम बंगाल के, वो आज गए। भाजपा के जिस कार्यकर्ता की हत्या हुई, मनीष शुक्ला, जो भाजपा पार्षद बंगाल से हैं, अर्जुन सिंह के बेहद नजदीकी बहुत तेज तर्रार नेता, और उनके घर गए और उन्होंने कहा कि ये जो राजनीतिक हत्याएं हो रही हैं ये ममता बनर्जी के कुशासन के अंत की बुनियाद तैयार कर रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि जो टीटागढ़ में हत्या हुई है बराकपुर के, इस तरह की राजनीतिक हत्याएं बंगाल में जिस तरह से हो रही हैं, क्या ये नहीं लगता कि इसको राजनीतिक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है? और कई बार मुझे लगता है कि जब इस तरह से आप राजनीतिक हत्याएं कराते हैं तो दरअसल आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे होते हैं। किसी भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को शुरू होने से पहले मारने की कोशिश है, इसलिए इसको ठीक से देखना चाहिए। दुर्भाग्य से हमारा जो मुख्य धारा का मीडिया है, जो टीवी चैनल है, जो अखबार हैं, बंगाल या दूसरे राज्यों की ऐसी हत्या की खबरें बहुत कम आ पाती हैं। अब बात करते हैं जो हाथरस की बेटी को न्याय दिलाने की, बलरामपुर की बेटी को न्याय दिलाने की, राजस्थान के बारां की बेटी को न्याय दिलाने की, या कहें कि देश के किसी भी हिस्से में अगर किसी महिला के साथ अत्याचार हुई, बर्बरता हुआ, तो उसे न्याय दिलाने। लेकिन हाथरस के मामले में कई तरह की जानकारियां आ रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि बहुत दंगा कराने की साजिश थी, पीएफआई, एसडीपीआई, एमएनएसटी, इस्लामिक देशों की फंडिंग और कई इस तरह की जो फंडिंग है इसका इस्तेमाल किया गया। जस्टिस फॉर द हाथरस विक्टिम ऐसा करके एक वेबसाइट बनाई गई, उसको हालांकि बंद भी कर दिया गया। उसमें बताया गया किस तरीके से आप कहीं जाकर प्रदर्शन करें, धरना करें, सड़क रोकने का काम करें या कुछ करें जिससे कि पता न लगे, आप पकड़े न जाएं पुलिस से। और ऐसी ढेर सारी चीजें मिली हैं और उस पर सरकार वो देख रही है, और उसमें एंटी सीएए प्रोटेस्ट से जो लोग जुड़े हुए थे वो भी उसमें शामिल पाए गए हैं, ऐसा उत्तर प्रदेश सरकार दावा कर रही है। आज जो भीम आर्मी प्रमुख हैं चंद्रशेखर और 400-500 लोगों जो जिसको कहते हैं कि जिनका नाम नहीं पता है, ऐसे लोगों के खिलाफ एपिडेमिक डिजीज एक्ट और आईपीसी के तहत वो मामला दर्ज किया गया है। अब ये जो सब कुछ चल रहा है, इसको देख के कई बार ये लगता है कि क्या सचमुच हम बहुत गंभीरता से किसी मुद्दे को समाधान की तरफ जाते हुए देखना चाहते हैं। क्योंकि जब राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी वाड्रा जी गई थी वहां, जिस तरह से उसको भावुक बनाकर, और वो हमने देखी थी गाड़ी चलाते हुए जो छोटा वीडियो आया, वो कैसे हंस रहे थे दोनों, बहुत जो हा 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 वो सुनाई दे रहा था, वो बहुत खराब था। लेकिन वो तो छोटा सा वीडियो रिलीज हुआ था कांग्रेस की तरफ से छवि बनाने के लिए। एक और वीडियो आज आया है, कांग्रेस पार्टी के दलित नेता उदित राज, जो कभी सांसद न बन पाते अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं आते, उन उदित राज ने आज उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया और उनका जो प्रदर्शन था उस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ आप ये वीडियो देख लीजिए, बाकी आप खुद फैसला। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आया होगा कि ये हाथरस की बेटी को दलित महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ कितना गंभीर हैं ये लोग, वो राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी वाड्रा हो या फिर कांग्रेस नेता उदित राज।
एक सवाल बार बार उठता है कि स्मृति ईरानी को बहुत अप्रत्याशित सफलता मिल गई, बहुत सी चीजें उनको एकदम अचानक मिल गई, मंत्री बना दिया गया। लोग ये भूल जाते हैं कि किस तरह से उन्होंने जाकर अमेठी में लड़ाई लड़ी और हारने के बावजूद वो टिकी रही और उन्होंने राहुल गांधी को हरा दिया। मैंने एक प्रदर्शन की भी उनकी तस्वीर दिखाई थी कि कैसे कांग्रेस के कार्यकर्ता स्मृति ईरानी की गाड़ी के आगे प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने मास्क दिया, कहा कि अपनी सावधानी रखो, स्वास्थ्य का ख्याल रखो। आज उनसे जब यह सवाल पूछा गया कि कांग्रेस के कार्यकर्ता बार बार आपको कह रहे हैं कि चूड़ी भेजिए, क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को चूड़ियां भेजी थी निर्भया के समय, तो आप सुनिए कि स्मृति ईरानी ने क्या कहा और फैसला कीजिए कि क्या स्मृति ईरानी एक गंभीर नेता के तौर पर, मतलब जो कुछ उनको मिला है वो क्या सिर्फ ऐसे ही मिल गया या उसके पीछे उनका कन्विक्शन है, अंदर से जो दृढ़ विश्वास होता है। आप ये वीडियो देखिए और फिर हम बात। मेरे जीवन में शायद पहली बार हुआ ऐसा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, अमेठी के पूर्व सांसद के इशारे पर कांग्रेस के कई पुरुष नेता मेरे आसपास एक ब्याहता की चूड़ियां मांग रहे हैं। यह शायद पहली बार हुआ होगा देश में। लेकिन हां, जब मैं एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के नाते कांग्रेस के खिलाफ आवाज उठाती थी, तब अपने एक भाषण में मैंने ये कहा कि मनमोहन सिंह को मैं अपनी चूड़ियां भेजना चाहूंगी। चूड़ी महिला के सामर्थ्य का प्रतीक है, सिर्फ आभूषण नहीं है, और इसलिए मैंने उस व्यक्ति को भेजना चाहा जो विश्वविख्यात थे सोनिया गांधी के पॉलिटिकल रिमोट के नाते। तो जिसमें सामर्थ्य नहीं था, निश्चित रूप से उसका सामर्थ्य बढ़े, इसलिए मैंने अपनी चूड़ियां उनको प्रस्तुत करने का प्रयास किया था। मुझ में सामर्थ्य है भाई साहब, वरना मैं अमेठी से चुनाव नहीं जीतती। यह वीडियो दिखाता है कि स्मृति ईरानी किसी भी मुद्दे पर कितना तर्कपूर्ण तरीके से, कितने तार्किक तरीके से बात रखती हैं, और सिर्फ बात नहीं रखती हैं, उसको ध्यान भी रखती हैं। बहुत लंबे समय से बार बार कहा जा रहा था और उन्होंने उसको बताया कि देखिए मैंने क्यों चूड़ियां उस वक्त भेजी थी और अभी चूड़ियां भेजने की जरूरत क्यों नहीं है। ये दो वीडियोस बहुत दिन भर आते हैं मेरे पास, मैं दिन भर उनको छांटता रहता हूं। कुछ जो जरूरी वीडियो होते हैं मुझे लगता है कि आपको जरूर देखना चाहिए दृष्टिकोण में, इससे आपका दृष्टिकोण जरूर विकसित होगा। राजस्थान में बहुत जब लोगों ने सवाल उठाए सोशल मीडिया पर, राजस्थान में हाहाकार ट्रेंड हो गया, क्राइम कैपिटल राजस्थान हो गया, तो आज भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा प्रदर्शन किया राजस्थान में। सतीश पूनिया जो उनके अध्यक्ष हैं, उन्होंने प्रदर्शन किया और उन्होंने कहा कि हम राज्यपाल से मिलने का समय मांग रहे हैं। वहां एसएचओ सदर 12 के एसएचओ ने बताया है कि जो एक नाबालिग लड़की का उसके पड़ोसी ने जो दुष्कर्म किया उसके साथ, उस मामले में 15 वर्षीय बच्ची है कीकड़ गांव की, 2 अक्टूबर को मामला दर्ज कराया था कि मेरे पड़ोसी युवक ने दुष्कर्म किया। मामला दर्ज किया है, जांच चल रही है। विपक्ष का काम होता है दबाव बनाना, किसी भी घटना में सरकार पर दबाव बनाना विपक्ष का काम होता है। अच्छा है कि भारतीय जनता पार्टी जो राजस्थान में विपक्ष में होने के बावजूद ये भूल गई थी, अच्छा है कि उसे अब याद आ गया है। अब बात भारतीय वायुसेना के पराक्रम की और चीन और पाकिस्तान के जो आशंकित हम लोग हैं कि अगर दोनों ने एक साथ हमला कर दिया तो क्या करेंगे। भारतीय वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया ने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा कि किसी भी स्थिति में हमारी जो वायुसेना की पोजीशनिंग है, वी आर बेटर पोजीशन, और अगर ये गलती की तो उनको ये अनुमान लग जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर स्कर्दू जो एयरफील्ड है गिलगित बाल्टिस्तान की, अगर वहां से चीन ने उसका इस्तेमाल किया तो उसके परिणाम उसे भुगतने पड़ेंगे। और बहुत उन्होंने कहा कि हम किसी भी कॉन्फ्लिक्ट सिनेरियो के लिए चीन से बहुत बेहतर स्थिति में हैं। हमारे पास वी हैव डिप्लॉयड टू ऑल रेलिवेंट ऑपरेशनल लोकेशंस रिक्वायर्ड टू एक्सेस दिस एरिया। Be rest assured that we had deployed strongly and firmly in place to handle any contingency. रफाल, चिनूक, अपाचे, ये सब के सब पूरी तरह से लैस है वायुसेना। और आज उन्होंने बहुत विस्तार से कहा है कि हमारी जो स्थिति है, हम 2 फ्रंट वॉर के लिए तैयार हैं। लद्दाख एक बहुत छोटी जगह है, हम पूरी सीमा
जितनी सीमा पर तैनाती है सेना की, वो सब हमने कर रखी है और बहुत क्लियर है। फिर वो पूर्वोत्तर हो, कश्मीर हो, लद्दाख हो, जहां भी हो, हम सब जगह उसके हिसाब से हमने पोजिशनिंग कर दी है। और उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि हमारी जो कम्बैट कैपेबिलिटी है, क्रेडिबिलिटी है, उसको हम जितना आधुनिक तरीके से मॉडर्नाइजेशन करके उसको आगे बढ़ा सकें। तो कुल मिला के जो सवाल बार बार पूछा जाता है, इतनी स्पष्टता से भारतीय सेना की तरफ से चीन का नाम लेकर शायद ही कभी बयान दिया गया हो। उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया होगी, चीन की सेनाएं पीछे जाएंगी, लेकिन ये प्रक्रिया बहुत धीमी चल रही है, जो ठीक नहीं है। भारत राजनयिक संबंधों को लगातार दुरुस्त कर रहा है, विदेश नीति लगातार दुरुस्त है। भारत के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल MM नरवाने, वो और विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला, वो आज एम्बेसडर सौरभ कुमार के साथ म्यांमार में थे। और उन्होंने वहां जो म्यांमार की स्टेट काउंसलर हैं आंग सान सू की, उनसे मुलाकात की। और उसके अलावा म्यांमार के डिफेंस फोर्सेज के जो चीफ हैं मिन ऑन्ग हेलिंग, उनसे भी मुलाकात की। दोनों देशों के बीच संबंधों, द्विपक्षीय संबंध, जो सुरक्षा मामले हैं, उन सब पर बातचीत हुई। आज भारत ने सुपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट सफलतापूर्वक कर लिया ओडिशा के किनारे, और इसकी पूरी ट्रैकिंग चल रही थी लगातार रडार के जरिए, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम के जरिए। जो टॉर्पीडो स्मार्ट जो सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड, ये जो सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो स्मार्ट, ये उसका नाम है, जो आज सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। और ये जो मिसाइल है, ये लाइट वेट एंटी सबमरीन टॉर्पीडो सिस्टम है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर ऑपरेशंस के लिए। आज जीएसटी काउंसिल की मीटिंग थी, आज 42वीं मीटिंग थी, जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अनुराग ठाकुर उसमें शामिल हुए और राज्यों के प्रतिनिधि भी उसमें शामिल थे। अब बात चाइनीज वायरस की। चाइनीज वायरस को लेकर बहुत अच्छी खबरें हैं, और मैं जिसको बहुत दिन से ये कोशिश कर रहा था कि मैं आप लोगों को बता पाऊं, और उस खबर पर मुझे लगता है कि खुश होने की जरूरत है। खुश होने के साथ साथ एहतियात रखने की जरूरत है, क्योंकि एहतियात हम रख पा रहे हैं, इसीलिए हम खुश हो सकते हैं। एक बात जो मैंने आपको कही थी, ये देखिए 19 सितंबर, 20 सितंबर और लगातार अगर हम कहें 5 अक्टूबर तक जो नए मामले आए हैं संक्रमण के, उनसे ज्यादा नए ठीक होकर लोग गए। जैसे 5 अक्टूबर का आंकड़ा अगर हम देखें तो 74,442 ये नए मामले आए, यानी इतने नए मरीज आए, संक्रमित हुए, और 76,737 इतने लोग ठीक होकर घर चले गए। और ये अनुपात लगभग यही है। 22 तारीख को हालांकि बहुत जबरदस्त अनुपात था कि 75,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए और 1 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो गए। ये एक आंकड़ा है, लेकिन इसके अलावा भी कई आंकड़े हैं जो हमें सुकून देते हैं, जो हमें बताते हैं कि हम इस वायरस से लड़ाई जीतने की तरफ बढ़ रहे हैं। 10 लाख से कम मामले लगातार देश में हैं संक्रमण के। कितने दिनों से? करीब 15 दिनों से। 18 सितंबर को पहली बार 10,01,754 और उसके बाद लगातार हम देखते गए तो ये मामले घटते चले गए हैं, और अभी जो आज ताजा है वो 9,34,427 इतने मामले हैं। और इसमें भी जो एक्टिव केसेज हैं उनमें से 77% वो सिर्फ 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में हैं, जिसमें महाराष्ट्र सबसे बड़ा हिस्सा है, यानी 9 लाख के ऊपर कुछ संक्रमित हैं, उसमें 2.5 लाख से ज्यादा सिर्फ महाराष्ट्र में हैं। अगर महाराष्ट्र और कर्नाटक ये दोनों अपनी स्थिति ठीक कर लें तो बहुत कुछ ठीक हो जाएगा।
जाने जो जा रही हैं, लोगों का जीवन जो हम नहीं बचा पा रहे हैं, उसमें भी कुल जाने जो गई उसका 36% वो अकेले महाराष्ट्र में है, 326। तो इसलिए ये जो हम चाइनीज वायरस से लड़ाई की बात कर रहे हैं, हम बेहतर स्थिति में हैं। लेकिन इस बीच में जब राहुल गांधी का बयान आता है, वो पंजाब में घूम रहे हैं, कल से सोफे वाले ट्रैक्टर पर थे, वो कह रहे हैं कि मोदी जी ने कहा था कि 22 दिन में हम लड़ाई जीत लेंगे, और अगर लड़ाई हमने जीत ली होती तो हमें मुंह छुपा के क्यों रहना पड़ रहा है, आज भी मास्क की बात कर रहे थे। यही कहते वो दिखाते हैं कि कितना परिपक्व हैं वो, और ऐसे गंभीर मुद्दों पर, चाहे वो हाथरस का मुद्दा हो, चाहे वो कृषि बिल का मुद्दा हो, और चाहे चाइनीज वायरस का मुद्दा हो, उनकी जो टिप्पणी होती है वो दिखाती है कि वो गंभीरता से शायद इन बातों को नहीं समझते हैं कि दुनिया जिस महामारी से जूझ रही है उसमें भारत कितनी बेहतर स्थिति में है, और हम सबसे ज्यादा जो रिकमेंडेड है उससे भी ज्यादा हम टेस्ट कर रहे हैं। जो डिप्टी सीईओ है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के, उन्होंने कहा कि हमारा आवर फर्टिलिटी रेट इज वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड, और हमारे हॉस्पिटल इन मामलों को, जिसको कहें कि समय से पकड़ पा रहे हैं और उनका इलाज कर पा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। अब हवाई उड़ानें शुरू हो रही हैं, देशों के बीच एयर बबल शुरू हो रहे हैं। जैसे हमारी सामाजिक परिवार के एक सदस्य ने पूछा, उनके पति अभी दुबई में हैं, तो कब तक शुरू होगी? तो धीरे धीरे देशों के बीच एयर बबल शुरू हो रहा है। उस देश को भी ये मन स्थिति बनानी पड़ेगी कि भारत के साथ वो शुरू करें, क्योंकि भारत में मामले 10 लाख के आसपास है, तो वो डराते हैं। भले ही वो बहुत छोटे देश हैं, बहुत कम आबादी है, लेकिन उनको लगता है कि इतनी बड़ी संख्या है तो कोई भी आ गया हो तो वो फैला सकता है। लेकिन इस सब के बावजूद लोग आ जा रहे हैं, कई देशों के साथ हमारे एयर बबल बन गए हैं। जो देश में 4 अक्टूबर को, यानी जो बीता कल, उसमें 1,68,860 ये घरेलू यात्री थे जिन्होंने यात्राएं की हैं। एक और चीज, जो अभिभावक हैं वो अगर लिखित अनुमति दे देंगे तो उनके बच्चे विद्यालय जा सकेंगे 15 तारीख से। हालांकि मुझे लगता है कि इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, विद्यालय खोलने में थोड़ा समय लेना चाहिए, धीरे धीरे दूसरी चीजें होंगी। जैसे महाराष्ट्र में भी वो खुल गया है रेस्टोरेंट, तो उस रेस्टोरेंट में 50% कैपेसिटी के साथ आप खोल सकते हैं। लेकिन जो वाइस प्रेसिडेंट हैं होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन वेस्टर्न इंडिया के, प्रदीप शेट्टी, वो कह रहे हैं कि अभी जो स्थितियां हैं उसमें बहुत लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम है और हम 30% होटल ही अभी खोल पाएंगे। तो ये ठीक है, धीरे धीरे ही सही हम आर्थिक गतिविधियां शुरू करें। और महाराष्ट्र तो कितना अफेक्टेड है वो मैंने आपको बताया कि अगर वहां ठीक हो जाए तो शायद एकदम से, जो कहते हैं, पूरे देश के मामलों में कमी दिखने लगेगी। 30-35% मामले पूरी तरह से वहीं के हैं। उत्तर प्रदेश में आज योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रयागराज में जो मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज है, वहां 220 बेड के कोविड अस्पताल और प्रदेश की प्रथम कोवैक्स 6800 लैब का लोकार्पण किया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी मौजूद रहे। इस मौके का उपयोग करते हुए योगी आदित्यनाथ ने बताया कि 3.5 वर्षों की उनकी सरकार के दौरान 2 एम्स, 6 सुपर स्पेशलिटी मेडिकल कॉलेज में मेडिकल ब्लॉक की स्थापना और 29 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई। तो अच्छी बात है कि देश की सभी सरकारें स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर इस महामारी के बहाने जागरूक हुई। दिल्ली में आज से 2G मामले पर सुनवाई शुरू हो गई है। सीबीआई और ईडी ने कहा था थोड़ा जल्दी सुनवाई कर दीजिए, तो डे टू डे हियरिंग आज से शुरू हो गई। एक अच्छी खबर दिल्ली से है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हम ऐसी नीति लाने जा रहे हैं कि अब अगर कोई भी एजेंसी पेड़ काटती है तो उसमें से 80% पेड़ नई जगह लगाना पड़ेगा। तो अच्छी नीति है। मुझे लगता है कि पेड़ों के मामले में पेड़ कटे, पहली बात तो कटे नहीं, अगर किसी विकास कार्य के लिए कटना है तो उसको पहले से ही हम पेड़ लगाएं और उसको कैसे हम बड़ा कर पाएं इसका भी इंतजाम करना चाहिए। कम से कम 5 वर्ष उसकी निगरानी का भी प्रावधान डालना चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या में खबरें आई कि जो डॉक्टर सुधीर गुप्ता हैं, एम्स के जो हेड हैं, जिन्होंने वो जिसको कहें कि फॉरेंसिक रिपोर्ट दी है सीबीआई को, हालांकि वो रिपोर्ट गई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर आई कि आत्महत्या का मामला है, सीधे लटक कर जो जान देने का मसला है। लेकिन उसमें अलग अलग थियरीज आ रही हैं। मुंबई पुलिस कह रही है कि देखिए हमने जो कहा था वही स्थापित हुआ। केंद्र सरकार के मंत्री, जो गृह राज्य मंत्री हैं जी किशन रेड्डी, वो कह रहे हैं कि देखिए ये सीबीआई का मामला, हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। कोई भी कहीं भी अगर कोई अपराध हुआ है तो उसमें उसको सजा मिलनी चाहिए, दोषी को न्याय मिलना चाहिए, हम इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। सीबीआई ने कह दिया कि अभी जांच चल रही है,
still continuing and all the aspects are being looked meticulously। तो यानी ये चर्चा अभी चलती रहेगी, इतनी आसानी से ये खत्म नहीं होने वाली है। लेकिन कुल मिलाकर अगर सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के असली वजहों तक हम पहुंच पाए, एजेंसियां वहां तक पहुंच पाए, कुछ गंदगी साफ हो पाए तो बहुत अच्छा होगा। इसमें स्पष्टता भी आनी जरूरी है, एजेंसी की तरफ से, सरकारों की तरफ से, क्योंकि ये भ्रम का वातावरण बना रहना आज के समय में बेहद खतरनाक है। जो जिस पक्ष में है उसको लेके वो दूसरे को एकदम से लड़ने को तैयार है। कर्नाटक में आज जो वहां के पूर्व मंत्री रहे, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस DK शिव कुमार, उनके कई ठिकानों पर, 14 ठिकानों पर देश भर में, कर्नाटक, दिल्ली, मुंबई, वहां छापे मारे गए। 57 लाख कैश बरामद हुआ और 74 करोड़ 93 लाख की संपत्ति, ऐसी संपत्ति जो डिस्प्रोपोर्शनेट है, यानी आय से अधिक संपत्ति का मसला है। जो DK शिव कुमार की माताजी हैं, उन्होंने कहा कि हमारे बेटे को CBI, IT और ED बहुत प्यार करते हैं, वो बार बार हमारे घर चले आते हैं और हम कहेंगे कि जरूर वो आए और देखें। अगर उनको लगता है कि गिरफ्तार करके ही वो सब कुछ करना चाहते हैं तो वो करके देखें, लेकिन कुछ निकलेगा नहीं। राहुल गांधी पंजाब में है, जो मैंने पहले ही बताया कि आज संगरूर में वो किसान बचाओ रैली में थे और उन्होंने जो कहा वो सुनिए, उसके बाद आप सोचिए कि कितना सच है। और मुझे नहीं लगता कि ये एक तरह का झूठा रिकॉर्ड बोलते बोलते कैसे, मतलब खुद को भी तो यकीन होना चाहिए, या यकीन नहीं है या समझ नहीं है। 6 साल से दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और 6 साल से ये सरकार गरीबों, मजदूरों, किसानों पर एक के बाद एक आक्रमण कर रही है। इनकी एक भी नीति गरीब जनता को फायदा पहुंचाने की नहीं है। इनकी सब नीति इनके 3-4 चुने हुए मित्रों के लिए बनाई जाती है। अब आप सोचिए, ये 3-4 चुने हुए मित्र पूरे देश के किसानों के साथ समझौता कर लेंगे। मैंने आपको बताया था कि वहीं अमृतसर के जो एग्रीकल्चर कॉलेज के डीन हैं, उन्होंने क्या बताया था कि जमीन नहीं ली जाएगी, उपज का समझौता होगा और आपको विकल्प है, ऐसा नहीं कि आपसे कोई जबरदस्ती कर लेगा। लेकिन ये इसी तरह से राहुल गांधी बोलते हैं। और कैप्टन अमरिंदर, क्योंकि राजनीति तो वो भी कर रहे हैं, तो वो क्या कह रहे हैं कि कानून बन गया है। लेकिन मैं कहूंगा कि राहुल गांधी जी जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो इसको मेजॉरिटी से कानून ये खत्म कर देंगे, कैप्टन अमरिंदर बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि बिल्कुल ये अधिकार सभी को है, लेकिन इस तरह की बात करके किसानों को भड़काने की कोशिश करना ये बहुत ठीक नहीं है। और इसीलिए जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी आना चाहते हैं, किसानों से मिलना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, लेकिन अगर कानून व्यवस्था की स्थिति खराब करेंगे, अगर वो रैली लेकर पंजाब से आएंगे तो हम उनको आने नहीं देंगे। और मुझे लगता है कि ये नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो यहाँ के लोगों के साथ बिल्कुल सभा कर सकते हैं, तो अच्छा है जाए। हालांकि इस वक्त सभा क्यों करना चाहिए, जिस तरह का समय है, जिस तरह की स्थिति है। अभी देखिए हाथरस के मामले को ही लेकर किस तरह से लोगों ने इस महामारी के समय में, और अभी 10 लाख के नीचे मामले आ गए हैं। जब उस वक्त हम 21 दिनों में काबू करने की स्थिति में होते तो इसी विपक्ष ने और ढेर सारे टीवी चैनलों ने, मीडिया हाउसेज ने, पत्रकारों ने प्रवासी मजदूरों को सड़कों पर ला दिया था। उसने कितना नुकसान किया इसका अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये जरूर है कि ये तो सबको पता है कि उसकी वजह से देश भर में मामले तेजी से फैल गए, वरना शायद हम कुछ ही जगहों पर वो रोक पाते। और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मामले हैं, वहां से लौटने के बाद ही हर शहर, जैसे मेरे शहर प्रयागराज में पहले जो मामले आए, जो लोग मुंबई से लौट कर आए थे उन्हीं से वो मामले आए, वरना प्रयागराज में कोई मामला नहीं था। और अब हर दिन 100-200 मामले निकल रहे हैं। तो आप ये समझिए कितना गलत किया उस वक्त विपक्ष ने और राज्य सरकारों ने, जहां अपने यहां से लोगों को भगा दिया, या जो टीवी चैनल उसकी कैंपेन चला रहे थे, या जो पत्रकार उसको भावुक तरीके से कर रहे थे। ये सोचिए। केरल सोने की तस्करी के मामला में मतलब उसमें पूरी सरकार फंसी हुई है, लेकिन अब स्वप्ना सुरेश को कस्टम के एक मामले में इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने जमानत दी है। और एनआईए कोर्ट ने कहा है, जो कोची की एनआईए कोर्ट है, कि आप एनआईए से कहा है कि आप इसकी डायरी पूरी ले आइए और इनके खिलाफ पक्के सबूत पेश कीजिए, नहीं तो अब हमें जमानत देनी पड़ेगी। अब जमानत मिल जाएगी उन लोगों को। तो मुझे लगता है कि ऐसे मामलों में एजेंसीज को थोड़ी सी भी हीला हवाली नहीं करनी चाहिए।
ये बहुत गंभीर मसला है। जिस तरह से केरल में सोने की तस्करी का मामला और रोज आ रहा है, स्वप्ना सुरेश और उसका गिरोह तो पकड़ा गया, क्योंकि पिनराई विजयन, केटी जलील वहां के शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के प्रमुख सचिव शिवाशंकरन, वो सब उसमें शामिल दिखे। लेकिन ये तो आरोप ठीक है, जो रोज पकड़े जा रहे हैं मामले, आरोपों की तो जांच होगी, जो दोषी होंगे हम उम्मीद करते हैं पकड़ेंगे, लेकिन जो रोज एयरपोर्ट पर, हवाई अड्डे पर पकड़े जा रहे हैं मामले, उसको लेकर लगता है कि केरल में सोने की तस्करी का मसला बेहद गंभीर है। नोबेल पुरस्कार 2020 का मेडिसिन में नोबेल प्राइज मिला है हार्वे जे ऑल्टर और मिशेल हॉफ्टन। अच्छा नहीं, 3 लोगों को मिला है, हार्वे जे ऑल्टर, मिशेल हॉफ्टन एंड चार्ल्स एम राइस। इनको मिला है फॉर द डिस्कवरी ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस। तो ये केबीसी के सवाल भी हो सकते हैं, और लेकिन केबीसी में एक सवाल जो चल रहा है, हालांकि वो मैंने अभी देखा नहीं टीवी पर, वो शायद आज के उसमें बुलेटिन में होगा केबीसी में। लेकिन आप सोचिए कि युवा नेताओं में केबीसी जैसा लोकप्रिय कार्यक्रम, अगर मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने अभी देखा नहीं उसे, लेकिन अगर जो आरोपी हो, जो जेल में हो, जो रहे हो, उनको युवा नेता के तौर पर अगर पहचान केबीसी करा रहा है तो ये शर्मनाक है। ये केबीसी के जो निर्माता हैं उनके लिए भी अच्छा नहीं है, और बच्चन साहब के लिए भी अच्छा नहीं है। मैं यही अपनी बात खत्म करता हूं, आज का दृष्टिकोण खत्म करता हूं, और आप लोग मेरे सामाजिक परिवार का हिस्सा बनिए, मेरी ताकत बढ़ेगी। आप में से कई लोगों ने कहा कि आप कई बार बात करते हुए जो सवालों को, टिप्पणी को लेते हैं तो उसमें पूरी बहस बदल जाती है। तो मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था, फिर कहता हूं, कोशिश करता हूं, लेकिन अपनी आदत है, मैं सोचता हूं कि संवाद बना रहना चाहिए, तो कई बार उसमें गड़बड़ होती है। तो अगर उस बातचीत में कुछ कटुता या मेरे बोलने में कोई कड़वाहट दिखती है, किसी भी तरह की गड़बड़ मेरी वाणी में होती है, तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। मेरे सामाजिक परिवार का हिस्सा बनने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबानी है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, उसके अलावा बाकी सब मैं करता रहूंगा। हाँ, जो लोग स्वैच्छिक तौर पर आर्थिक सहयोग देना चाहते हैं, देते हैं, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। देना चाहते हैं तो नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर बात कर सकते हैं। और जो लोग भी मासिक या अलग अलग तरीके से मुझे आर्थिक सहयोग देते हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये चैनल पूरी तरह से मुफ्त है। ये कभी भी, जिसको कहते हैं ना कि आपको सब्सक्रिप्शन बाधा नहीं बनेगा, सब्सक्रिप्शन हमेशा मुफ्त ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और अमेरिका के जो सर्वे आ रहे हैं उसमें ट्रंप पिछड़ते हुए दिख रहे हैं, लेकिन मेरे जो सामाजिक परिवार के साथी हैं उसमें बहुतायत कह रहे हैं कि ट्रंप आगे जा रहे हैं। पहला मौका मिलते ही उनकी जो बातचीत है, उनका जो अनुमान है, उसके आधार पर अमेरिका के चुनावों में भारतीयों के मिजाज का मेरा जो सर्वेक्षण है वो आप लोगों के लिए प्रस्तुत करूंगा। और बिहार पर तो बातचीत होती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।